सब्र कर, संघर्ष कर, कोशिश कर, जब तक जीत ना मिले तब तक हार कर ना बैठ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तंवर एंड हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हम कंसिडर कर रहे हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कार्बनिक रसायन में कार्बनिक कंपाउंड्स है, कार्बनिक यौगिक है, उनको प्रदर्शित कैसे करते हैं, लिखने का प्रोसेस क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों को रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस की बात करेंगे। हमारी यूनिट है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बात कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आज जो कंसिडर करेंगे कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं। और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित कैसे करते हैं, कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन या कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करना। कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करना या प्रदर्शित करने का ढंग जो है, लिखने का तरीका। कोई भी कार्बनिक यौगिक की संरचना जो है, हमें इसका जो फॉर्मूलाज दिया होता है, तो उसकी संरचना को प्रदर्शित करने की तीन तरीके होते हैं, तीन फॉर्म है। हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम जो मुख्यतः बात करेंगे तीन फॉर्मूले की बात करेंगे। कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हमारे पास यहाँ पे जो है कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने के मुख्य तीन मेथड होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं। तीन तरफ से अपन कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन सा है? एक तो है कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कह सकता हूँ, फॉर्मूलाज कह सकता हूँ। फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बंध रेखा संरचना जिसको बोलते हैं। और पूर्ण अणुसंरचना जिसको बोलते हैं। अणुसंरचना कह सकते हैं, अणुसूत्र कह सकते हैं। और तीसरा जो होता है कंडेंस बॉन्ड लाइन या कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस संघनन जिसको संरचना बोलते हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, संघनन संरचना की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों को ये तीन प्रकार से कैसे अपन लिखते हैं, कैसे शो करते हैं, इसकी हम बात करेंगे। इसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। मैं बेसिक एक संरचना की मैं बात करूँ, उस संरचना को लेके हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में ले रहा हूँ, यहाँ पे अणुसूत्र में ले रहा हूँ, उसको लेकर अपन इसको आसानी से समझेंगे। सपोज हमारे पास कोई अणुसूत्र दे रखा है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दिया है C5H12। पहले मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसके थ्रू ये तीनों संरचनाओं को एक साथ समझेंगे। हमारे पास C5H12 कोई कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। और इसको हमें क्या करना है, अलग अलग ये तीन जो प्रोसेस अपन लेके इन तीन प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, इसको प्रदर्शित करना है, इसको शो करना है। तो हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे? हमारे पास शो करने का जो मेथड है, तो पहले तो हमारे पास क्या है, पूर्ण अणुसूत्र, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुल कार्बन कितने हैं, 5 है। तो मैं क्या करूँगा, 5 कार्बन की संरचना बनाऊंगा, स्केलेटन बनाऊंगा, ये 5 कार्बन। अब कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कार्बन चतुस्संयुज की होता है, टेट्रा
वैलेंट होता है। और कार्बन जो फर्स्ट और लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट के साथ में हम 4 संयुक्ता को पूरा करना है। बॉन्ड बना दो पहले, सभी की 4 होगी, सभी देखिए 4 डैश में बना है, सभी 4 बॉन्ड है। हाइड्रोजन लगा दो, कितने हैं 12 हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दो। पहले और अंतिम कार्बन पे मैंने क्या किया है 3 लगा दिए, बाकी काउंट करिएगा कितने हैं, 5 कार्बन हाइड्रोजन 12 है क्या, 5 इधर हो गए, 5 ऊपर हो गए, 10 और 1 11 और 12। ये संरचना इसको बोलते हैं पूर्ण या संपूर्ण अणुसूत्र संरचना कहेंगे, या फिर इसको मैं कहूँगा कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहूँगा इसको। ये क्या है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये कंप्लीट फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब मैं इसमें बात करूं, इसमें सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था सिग्मा बंध कैसे बनते हैं, पाई बंध कैसे बनते हैं। समपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा पाई बंध बनते हैं, किसका, पी कक्षकों की अतिव्यापन के द्वारा। और सिग्मा बंध कैसे होते हैं, अक्षीय अतिव्यापन होता है, उससे सिग्मा बंध बनते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे सिग्मा और पाई बंध का निर्माण के बारे में। सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं, सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं हमेशा। और रासायनिक बंध के निर्माण के दौरान प्रथम बंध हमेशा सिग्मा बंध ही बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। तो यहाँ पे सभी एकल बंध है। और कुल बंध कितने हैं देखिएगा एकल बंध, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बंधों की मैं संख्या की बात करूँ तो कितने हैं सिग्मा बंध, कितने हैं 16 सिग्मा बंध है। एक बार वापस सुन लो, सभी एकल बंध सभी सिंगल बंध सिग्मा बंध होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 16 एकल बंध है, 16 सिग्मा बंध है। इसमें मॉलिक्यूल फॉर्मूला दे रखा है, अणुसूत्र दिया है C5H12। तो C5H12 का पहला रिप्रेजेंटेशन है, पहला में प्रदर्शित करने का तरीका बताया है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट मॉलिक्यूलर संरचना। फिर इसी की मैं बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ऐसे लाइनें बना देते हैं। बॉन्ड लाइन, बंध को लाइन के द्वारा प्रदर्शित करना है। कितने लाइनें बनाएंगे, अब देखिए कार्बन कितने, इसमें 5 है। एक कार्बन, ये जो टर्मिनल होता है, प्रारंभिक और अंतिम सिरा जो होता है, जो मुक्त होता है, ये कार्बन को शो करता है। और कार्बन को शो करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है ये मैथिल समूह है, CH3 समूह को प्रदर्शित करता है। प्रथम और अंतिम कार्बन क्या है, ये मैथिल समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मैथिल समूह ये है, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन ही है। और कार्बन में कौन है, मैथिल समूह है, CH3 समूह जिसको बोलेंगे, ये मैथिल समूह है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिथाइल। कुल कितने कार्बन इसमें 5 है, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और एक और बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो क्या है 5 कार्बन की बात हो रखी है। हमने जो डील 5 कार्बन से की है, तो हमारे पास ये 5 कार्बन, ये 5वां कार्बन है। ये 1 कार्बन 2 3 4 और 5 5वां कार्बन। जब भी हम बंध रेखा के द्वारा, बॉन्ड लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं किसी यौगिक को, तो प्रथम और अंतिम कार्बन जो होता है वो मैथिल समूह को प्रदर्शित करता है, CH3 समूह को प्रदर्शित करता है। ये मैथिल समूह है। और जहाँ पे ये इसको अपन जिगजैग लाइन बोलते हैं। रेखा जो बनाते हैं, कैसी सीधी रेखा नहीं बनानी होती है, रेखा में हम क्या करते हैं, जिगजैग लाइन बनाते हैं। ये जिगजैग है, जिगजैग मतलब ऐसी ऐसी ऐसे, यूं 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 यूं, तो जिगजैग बना। और यहाँ पे जहाँ पे बैंड, जिगजैग में क्या होता है, बैंड बनता है, कोण बनता है, एंगल बनता है, मुड़ता है, वो किसको शो करता है, प्रदर्शित करता है, ये कार्बन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, तो ये भी क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है। सभी एकल बंध रखे हैं, और हमें पता है कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है। तो 3 हाइड्रोजन अपने इस कार्बन के साथ लगा दिया, बाकी सभी के साथ 2 लगा दिया। ये संरचना, इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बंध रेखा संरचना जिसको कहेंगे, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। कौन सी संरचना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये तो कोई भी कार्बन की कंपाउंड्स है,
इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर हमारे पास तीसरा क्या बनता है, कंडेंस फॉर्मूलाज, संघनन संरचना या संघनित संरचना, संघनन कह सकते हैं, संघनित कह सकते हैं, एक ही बात है। तो संघनित संरचना में क्या करते हैं, हमारे पास कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन है, 5 कार्बनों को अपन ऐसे लिखते हैं। संघनित करना, एक साथ करना, संगठित करना। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन लगा दिए, दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन है। आपको जो किताबों में मिलती है संरचना इस रूप में ऐसे मिलती है। मैं इसको और संघनित करूं अथवा में लिखूं, ये इसकी संघनित संरचना है। ये क्या है, संघनित संरचना है। और भी मैं इसको अथवा में छोटा और कर सकता हूं, लेकिन आप लोग जो है यहां तक ही समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि CH3, ये CH2 है और CH2 के कितने समूह समान, 3 है। तो मैंने यहाँ पे होल थ्राइस कर दिया और ये CH3 लिख दिया और छोटा कर दिया और संघनित कर दिया। तो यूजुअली आपको सवाल कैसे पूछते हैं, आपको सवाल ये पूछते हैं, ये अणुसूत्र दे रखा है और इस अणुसूत्र की संभव संरचना जो होती है, तीनों संघनित संरचना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, प्रदर्शित करना है इसको। तो ये हमारे पास क्या थी, 3 संरचना थी। इसी संरचना के द्वारा हम आसानी से उसमें सिग्मा बंधों की संख्या, पाई बंधों की संख्या का निर्धारण हम कर सकते हैं। मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसके द्वारा आपको और जो डाउट वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। किसी बच्चे ने मेरे से जो है कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर बेंजीन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है, कैसे ज्ञात करते हैं। उसी को मैं इसी संरचना के द्वारा ही लेके आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हमारे पास फॉर्मूलाज दे रखा है, क्या दिया है, मैं पहले बेंजीन का एग्जाम ले रहा हूं। मुझे दे रखा है C6H6, ये हमारा कौन है, ये हमारा है बेंजीन। कौन है, ये बेंजीन है। और बेंजीन को अपन लिखते हैं, इसकी अनुनादी संरचना लिखते हैं जो केकुले ने बताई थी। ये केकुले संरचना है बेंजीन की। और हम इसको कैसे लिखते हैं, और हम लिखते हैं इसके बीच में अनुनादी संरचना में हम बेंजीन के बीच में क्या लिखते हैं, गोला बनाते हैं। अब हमें कहा कि ये बेंजीन जो C6H6 से H6 की तीनों संभव संरचना बतानी है। कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस तो इसका नहीं बनेगा, संघनित स्ट्रक्चर इसकी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, बनेगी तो अगर बनाना चाहोगे तो ऐसे ही बनेगी, लेकिन आपको चलो पूछिए ना, मैं बना ही देता हूँ। 3 संरचना बनाता हूँ बेंजीन की। एक तो मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड, CH 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 डबल बॉन्ड, CH और CH, ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, एकांतर क्रम में आ रहे, अल्टरनेट आ रहे हैं। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे कंडेंस संरचना कहेंगे, संघनित संरचना कहेंगे। बेंजीन की है। अब मैं इसकी कहता हूँ, क्या कहता हूँ मैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसकी, हालांकि रेखीय कंपाउंड के लिए कंसिडर करते हैं। ये मैंने कर दी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ऐसे कर दो, या फिर अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है, ये मैंने बता दी इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या किया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हमें कहा कि संपूर्ण मॉलिक्यूलर संरचना बेंजीन की, तो संपूर्ण मॉलिक्यूलर संरचना की अगर मैं बात करूं तो हमारी ये रहेगी। प्रत्येक बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन है, बेंजीन दैट मीन्स कार्बन के साथ में। और इसमें पाई बंध कितने हैं, 3 अल्टरनेट पोजीशन पे है। अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करूं, 1 2 और 3। ये बेंजीन की तीनों संरचना आ गई, संघनित संरचना आ गई, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ गई, और कौन सी है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ गई।
अब हमें कहा कि इसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, सिग्मा बंध कैसे ज्ञात करते हैं, सिग्मा बंधों की संख्या कितने हैं और पाई बंध कितने हैं। यूजुअली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको इस टाइप की कोई संरचना दे रखी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, अणुसूत्र आपको दिया है और आपको कहा है कि इसमें सिग्मा बंध कितने हैं और पाई बंध कितने हैं। सिग्मा और पाई बंधों की संख्या का निर्धारण करना है, ज्ञात करना है। अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ तो बेंजीन में मुझे सिग्मा बंध कैसे मिलेंगे, सभी में एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। तो एकल बंध काउंट कर दो कितने हैं, 1 2 3। पहले एकल बंध की मैं बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मेरे पास क्या है, एकल बंध है। सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। फिर हम बात करते हैं द्विबंध की, डबल बॉन्ड में। डबल का मीनिंग होता है दो, दो से मिलकर डबल बनता है। दो का मतलब होता है उसमें एक सिग्मा बंध रहेगा और एक पाई बंध रहेगा। तो यहाँ पे डबल बंध कितने हैं, 1 2 और 3 डबल बंध है। तो डबल बंध में एक सिग्मा बंध ये हो गया, दूसरा सिग्मा बंध ये हो गया, तीसरा सिग्मा बंध ये हो गया। 9 तो एकल बंध वाले सिग्मा बंध है, 3 क्या है, डबल बंध में सिग्मा बंध है। तो कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी, 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो बेंजीन में 12 तो क्या हो गए, सिग्मा बंध हो गए। पाई बंधों की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बंध है। तो 3 यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पाई बंध मिलेंगे। तो हमारे पास बेंजीन में सिग्मा बंधों की संख्या 12 होगी और पाई बंधों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं इन्हीं संरचना को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, साइक्लोहेक्सिन का एग्जांपल ले रहा हूं। क्या ले रहे हैं अपन, साइक्लोहेक्सिन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। या साइक्लोहेक्सेन लेते हैं। साइक्लोहेक्सिन का मीनिंग है, हमें यहाँ पे अणुसूत्र जो दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है C6H12 दे रखा है। क्या दिया है, C6H12 दिया है। तो यहाँ पे संभव इसकी संरचना जो होती है साइक्लिक चक्रीय भी हो सकती है और रेखीय भी हो सकती है। हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमारे पास जो संभव संरचना है, मैं दोनों की ही बात करूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या संरचना बन सकती है, एक तो मुझे ये मिल सकती है यहाँ पे कार्बन कितने, सक्रिय संरचना की बात करता हूँ, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। प्रत्येक कार्बन के साथ में कुल हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। तो एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कार्बन की संयुक्ता भी पूरी होगी और हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु जो संतुलित भी होंगे। इसको अपन क्या कहेंगे, ये हमारी कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। क्या होगा, साइक्लो क्यों, क्योंकि चक्रीय है। आगे मैं वर्गीकरण पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। साइक्लो का मीनिंग होता है चक्रीय, तो ये गोलाकार है, चक्रीय है। क्या कहेंगे इसको, हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइक्लोहेक्सेन में सिग्मा बंध कितने हैं और पाई बंध कितने हैं। सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। कितने एकल बंध है, काउंट कर दो, 12 तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में है, जितने हैं ये 12 13 14 15 16 17 और 18। कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, इसमें 18 है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पाई बंधों की संख्या। क्या इसमें कहीं भी आपको द्विबंध दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें पाई बंध कितने हैं, 0 हैं। तो मेरे से बच्चे ने यही सवाल किया था कि सर साइक्लोहेक्सेन में सिग्मा और पाई बंध कितने हैं और बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी है। तो मेरा उत्तर क्या रहा है, उत्तर हमारा ये रहा कि बेंजीन में सिग्मा बंध 12 होते हैं, पाई बंध 3 होते हैं। और साइक्लोहेक्सेन की मैं बात करता हूँ तो साइक्लोहेक्सेन में 18 सिग्मा बंध है,
पाई बंद कितने हैं, 0 है, 0 है। अब इसी को हम क्या करते हैं, कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्म, संघनित फॉर्म। ये संघनित संरचना होगी। और यही मुझे पूछा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पूछिए, कुछ नहीं करो, हेक्सागोन बना दो, ये होगी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या होगी ये, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये तो हमने क्या किया, इसकी चक्रीय अवस्था बनाई, साइक्लिक फॉर्म बनाई। क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, इस अणु सूत्र से कोई दूसरा समावेश संरचनाएं और बन सकती है? ऑफकोर्स डेफिनेटली बन सकती है, रेखीय संरचना भी हो सकती है। अगर मैं रेखीय संरचनाओं की बात करता हूँ तो हमारे पास क्या क्या संभावना बनती है, उसको भी अपन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेरे पास संभावित संरचना इसकी क्या हो सकती है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं रेखीय जो है ओपन चेन जो होती है खुली श्रृंखला के रूप में भी इसको प्रदर्शित कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कैसे करूँगा, कुल हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो मैं 6 कार्बन का पहले स्केलेटन बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, तो पहले आप क्या करो, कार्बन की संयोजकता को पूरा करो। इनको तो मैं कर देता हूँ फर्स्ट और लास्ट को। अब प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन में लगा देता हूं, लगा दिया। क्या सभी कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। हाइड्रोजन कितने कम पड़ रहे हैं, 6, ये हो गए 7 8 9 10 हाइड्रोजन तो हो गए, 2 हाइड्रोजन हमारे पास और कम पड़ रहे हैं। कहीं भी लगा दो, आपकी मर्जी, जहाँ को आपको अच्छा लगे इन चारों में से कहीं भी लगा दो, आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या संभव है, कार्बन की संयोजकता देखिए, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, लेकिन इसके साथ में इस कार्बन की मैं बात करता हूँ 1 2 3 है, और इस कार्बन की मैं बात करूँ 1 2 और 3 है, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4 में से 3 पूरी होगी, एक कहाँ से लाओगे, एक संयोजकता पूरी करेंगे हम, एक और बंधा बनाएंगे। एक और बंध का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें जिस कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हुई वहाँ पे एक द्विबंध बनाएंगे, डबल बंध बनाएंगे। अब इस कार्बन की भी होगी 4, सभी की 4 हो गई। और जब द्विबंध की बात आती है तो द्विबंध में एक सिग्मा बंध होता है, एक क्या होता है, पाई बंध होता है। एक सिग्मा बंध होता है, एक क्या होता है, पाई बंध होता है। मैंने अभी बताया था सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं, और द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो यहाँ पे हमें पाई बंधों की मैं बात करता हूँ, हमारे पास कितने मिलेंगे, एक द्विबंध है तो एक पाई बंध की संख्या होगी। और सिग्मा बंधों की मैं बात करता हूँ तो सिग्मा बंध हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे, सभी एकल बंध सिग्मा होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो यहाँ से मिले हैं किससे, एकल बंध से, और एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से एक सिग्मा होता है, तो कुल 17 सिग्मा हो गया। इस संरचना को अपन क्या कहेंगे, संपूर्ण अणु संरचना बोलेंगे, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलेंगे। कौन सी संरचना है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर इसकी मैं क्या करता हूं, संघनित संरचना की बात करता हूं, CH3। संघनित का मतलब है इस कभी को जोड़ दो, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मैंने 3 कर दिए, फिर कौन है इसके साथ में 2 हाइड्रोजन है, बस ऐसे ही करते रहेगा, CH CH CH2 CH3, ये संघनित संरचना होगी। अब कहा कि इसकी बॉन्ड लाइन संरचना क्या होगी, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या करोगे, वो जिगजैग लाइन ड्रॉ करो, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन। फिर ये जो पाई बंध कहाँ रहेगा,
कौन से कार्बन के बीच में? 1 2 और 3 कार्बन के, 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ से कंसिडर करिए 1 2, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन आ गया। इसके बीच में क्या हो गया? एक पाई बंद हो गया, डबल बंद आ गया, पाई बॉन्ड हो गया। ये कौन सी है? बॉन्ड लाइन संरचना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। यस, तो ये कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल की संरचना का निर्धारण कैसे करते हैं, उसमें सिग्मा और पाई बंधों का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि हम इसको, ताकि आपके जो डाउट होते हैं और क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको सिग्मा और पाई बंधों की संख्या पूछते हैं, जब तक ये संरचनाएं आपको नहीं आती है तब तक सिग्मा और पाई बंध आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। जो 11वीं के बच्चे हैं उनको दिक्कत ये होती है कि सिग्मा और पाई बंध के क्वेश्चन पूछते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें भी पूछ लेते हैं सवाल। तो परीक्षा जो लेता है उसके मूड पे डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दे रखा है HOCH और CN2, और क्या दे रखा है? CN का होल पैच दे रखा है। इसको समझिए, इसमें हमें पूछा है कि इसमें सिग्मा बंध कितने रहेंगे, पाई बंध कितने रहेंगे, और तीनों संरचना, संगठित संरचना, कंडेंस संरचना और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तीनों ही आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। कार्बन कितने हैं इसमें? एक ही कार्बन है, तो आपको ऐसे लिखना ही एक कार्बन। इस कार्बन के साथ में कौन कौन है? इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है और 2 CN समूह हैं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये CN हो गया, और CN के बीच में ये नाइट्रोजन है, ये ऐसे रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। कार्बन नाइट्रोजन जो है इसके मध्य बॉन्ड कैसा रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। फिर कार्बन के साथ में कौन है? हाइड्रोजन आ गया। फिर कार्बन के साथ में कौन है? OH आ गया। कार्बन की 4 संयुक्ता होगी, चतुसंयुक्ता होगी। ये इसकी संरचना, इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहेंगे। अब इसमें कहा कि सिग्मा बंध कितने हैं? 1 2 3 4 5, सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। ये ट्रिपल बंध है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल का मीनिंग होता है 3 बंध। 3 में सिग्मा हमेशा एक होता है, बाकी पाई बंध है, तो एक सिग्मा यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास कितने हैं? सिग्मा बंध कितने हैं? 7 हैं। पाई बंधों की मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 पाई बंध यहाँ से हैं और 2 पाई बंध यहाँ पे है। 3 बंध, 3 का मीनिंग होता है 1 सिग्मा 2 पाई। 2 बंध, 2 का मीनिंग होता है 1 सिग्मा 1 पाई। 1 बंध 1 सिग्मा, पाई उसमें 0। तो यहाँ पे कुल पाई बंधों की संख्या कितनी है? 4 है। 1 सिग्मा, 7 सिग्मा और 4 पाई बंध हो गया। और इस संरचना को अपन क्या बोलेंगे? कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसकी। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कार्बन एक ही है, एक ही कार्बन की कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं बनती, इसकी संभव नहीं होती है। अगर आप करना भी चाहें तो ये हमारा कार्बन हो गया, कार्बन के साथ में कौन है? CN आ गया, CN आ गया, और ये इधर कौन हो गया? OH हो गया। क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड लाइन। अब बॉन्ड लाइन में आप कहोगे कि सर वहाँ पे तो आपने कार्बन को नहीं लिखा, लेकिन जब ये कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, उसको शो करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ऐसा करके छोड़ दिया है, ऐसा करके छोड़ दिया, तो मैं ये समझूंगा कि यहाँ पे CH3 ग्रुप है। ऐसा कतई नहीं करना है। जब हमारे पास क्रियात्मक समूह होता है तो हमें उस क्रियात्मक समूह को लिखना पड़ेगा। कोई प्रतिस्थापी समूह है, कोई विषम परमाणु है, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? कंडेंस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और संगणित फॉर्मूला तो हमारे पास ये है ही। इसी टाइप से कोई भी यौगिक दे रखा है, कोई भी कंपाउंड दे रखा है आपको, आप उसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस फार्मूला और कंप्लीट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आप बता सकते हो, शो कर सकते हो।
और उसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी आप आसानी से पता कर सकते हो। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हम टॉपिक लेते हैं हमारा ये तो हमने क्या किया, हमने इनका रिप्रेजेंटेशन किया है, इसको प्रदर्शित कैसे किया है उसकी हम बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, हम यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री जो है, शेप है, उसकी बात करेंगे, उसको डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं उसकी हम बात करेंगे। 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगली हमारी हेडिंग क्या रहेगी, कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय प्रदर्शन। त्रिविमीय प्रदर्शन कैसे करते हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय प्रदर्शन। त्रिविमीय प्रदर्शन इसको 3D अरेंजमेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कार्बनिक यौगिकों का। 3D स्पेस में इसको प्रदर्शित करने के तरीके क्या होते हैं उसकी हम बात करेंगे। हम यहाँ पे कार्बनिक यौगिक मैंने पहले ही आपको बता दिया था। कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो होता है कैसा होता है, चतुस्संयोजी होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और जिनकी संयोजकता 4 होती है उनकी ज्यामिति की मैं बात करूं तो उनकी ज्यामिति कैसी होती है, उनकी ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय मतलब होता है 4 फलकों युक्त, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब इसको प्रदर्शित कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्लैक वाली बॉल जो है ये हमारी क्या है, कार्बन है। ये जो ब्लैक बॉल सेंटर में दे रखी है ये क्या है, कार्बन है। और ये क्या है, कार्बन के 4 बंध है, 1 2 3 और 4 बंध। तो इसकी संयोजकता 4 होगी कार्बन की। ब्लैक में क्या है, कार्बन है, ये एक बंद हो गया, दूसरा बंद ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो 4 इसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। तो मैं इसको कैसे प्रदर्शित करूंगा, 4 बंदों की, यानी स्पेस में इन चारों बंदों की संरचना क्या होगी, यानी स्थिति क्या होगी, पोजीशन क्या होगी। अगर मैं इन 2 कार्बन की बात करता हूँ, ये 2 कार्बन है, ये देखिएगा 1 और 2, ये 2 कार्बन एक ही तल में हैं। ये दोनों कार्बन क्या है, एक ही तल में है। तो एक तल वाले कार्बनों को अपन प्रदर्शित करते हैं, कैसे करते हैं, उसका त्रिविमीय रसायन क्या होगा, 3D अरेंजमेंट उसका क्या होता है। एक ही तल के है तो उसको अपन क्या करेंगे, सिंपल बंद लाइन के द्वारा, डैश के द्वारा इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक बंद जो होता है, एक संयोजकता देखिए आपके सामने आ रही है, मेरे से दूर आ रही है, ये आपके सामने है। अगर ये मेरे सामने होती, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ सॉलिड लाइन जो होती है, बड़ी मोटी लाइन के द्वारा इसको ड्रॉ करूँगा, प्रदर्शित करूँगा। और एक जो ये जो इधर वाली बॉल है वो मेरे सामने है लेकिन आप लोगों के सामने नहीं है, आपसे दूर है। आपसे दूर होती है, जो देखने वाला होता है उससे दूर होती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, डैश डैश से शो करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, कैसे मैं शो करूँगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कार्बन है, मैंने कहा कि कार्बन की जो 2 संयोजकता एक ही तल में होती है, ये देखिए 2 बॉल है, एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। इसको तो हम क्या करेंगे, सिंपल डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया। ये बॉल आपके सामने है, मेरे से दूर है, यानी जो देखता है इस संरचना को, जो देखने वाला होता है उसके सामने वाली जो लाइन होती है, सामने वाला जो बंद होता है, उस बंद को क्या करते हैं, सॉलिड वेज से इंडिकेट करते हैं। ये सॉलिड वेज है, ये ठोस मोटी लाइन के द्वारा इसको करते हैं। और चतुष्फलक में जो देखने वाला होता है, ऑब्जर्व होता है, उससे जो दूर होती है, उसके बैक साइड होती है, ये जैसे आप लोगों की बैक साइड है, मेरे सामने है, तो
ऑब्जर्वर की मैं बात कर रहा हूँ, जो देखने वाला होता है उसकी दूर जो होती है लाइन, उस लाइन को क्या करते हैं, डैश 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 से शो करते हैं। ये कार्बन की चतुस्संयुक्ता है, त्रिविमीय प्रदर्शन, इसको 3D अरेंजमेंट इसका ये होता है। ये तो होती है, क्या होती है, एक ही तल में होती है, एक ही तल वाली लाइन जो होती है दो बॉन्ड से ड्रॉ करेंगे, समान तल की लाइन है। स्थित है ये क्या होगा, जो ऑब्जर्व होता है उसके सामने वाली होती है। ये कौन है, सामने वाली। मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, तो इस सामने वाली आपकी यही है, मोटी है, दिखने में कैसी रहेगी, सॉलिड लाइन के द्वारा बताएंगे। ये सामने वाली है, और ये कौन सी है, ये पीछे वाली है। ये तो सामने वाली है, ये पीछे वाली है, और ये क्या है, आपकी ही लाइन वाली है। आपका घर जिस लाइन में है तो आपकी ही लाइन वाली है। ये सामने वाली है, और ये क्या है, समान तल का मतलब ये अगल बगल वाली, आसपास वाली, और ये कौन है, ये पीछे वाली। पीछे वाले को डैश डैश से शो करते हैं, सामने वाली जो होती है वो कैसी रहती है, सॉलिड वेज के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये क्या होती है, डैश वेज होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज। और ये क्या है, डैश वेज। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक में, कार्बन में उसकी जो संयुक्ता है, संयुक्ता 4 होती है, 4 संयुक्ता को कैसे प्रदर्शित करते हैं इसकी मैं बात करता हूँ। ये इसकी क्या होगी, अगर मैं लेता हूँ, किसको लेता हूँ, मैथेन की मैं बात करता हूँ, तो मैथेन हमारा ये हो गया, चतुस्संयुग्म की संरचना होगी। यही कि दो हाइड्रोजन एक ही तल में है, ये आप ले लो, दो एक ही तल में है। एक हाइड्रोजन जो है सामने आपके, ये सामने वाला हो गया। एक हाइड्रोजन आपसे दूर है, मेरे सामने है, आपसे दूर वाला हाइड्रोजन ये हो गया, चतुस्संयुगी हो गया, इसकी टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी। और ये सब बंद कौन जो होते हैं, ध्यान रखना है कैसे होते हैं, 109.5 डिग्री आते हैं। जो नियमित चतुष्फल की संरचना होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उसमें सभी बॉन्ड एंगल समान होते हैं और 109.5 डिग्री होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और कार्बन जो होता है, उस कार्बन की मैं बात करता हूँ, तो कार्बन कैसा होता है, वो कार्बन sp3 संकरित होता है। संकरण के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, एक बार वापस यहाँ पे जब संकरण की बात आती है तो उसको आप देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 कार्बन ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट संकरण अवस्था भी आपको पूछते हैं। यहाँ पे जो कार्बन जो होता है, सभी एकल बंध से बंधित कार्बन है, कार्बन की सभी चारों संयुक्ता एकल बंध से पूर्ण होती है, तो वो कार्बन कैसा होता है, संकरण अवस्था की मैं बात करता हूँ, तो वो sp2 संकरित होता है। जो कार्बन जिसमें एक द्विबंध आ रहा है, डबल बंध आ रहा है, वो कार्बन कैसा होता है, sp2 संकरित होता है। ये भी कार्बन, क्योंकि यहाँ पे द्विबंध आ रहा है, कैसा होगा, sp2 संकरित होगा। और जहाँ पे कार्बन के साथ में ट्रिपल बंध आता है, वो कैसा होता है, sp संकरित अवस्था में होता है। इस टाइप के सवाल ध्यान रखना है। संकरण अवस्था पूछिए कि प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था क्या है, फिर आपको कहा कि इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, फिर आपको कहा कि इसमें पाई बंध कितने हैं, इसका निर्धारण करना। तो इसकी क्या है, चतुष्फल की संरचना। चतुष्फल की संरचना में इसको तो बोलते हैं स्ट्रिकलाइन स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डंडिया लगा दूँ, ये बॉल जो है व्हाइट वाली बॉल को हटा दूँ, ये ब्लैक की हटा दूँ, तो ये क्या बने, स्ट्रिकलाइन कहेंगे। और ये कौन सी मिलेगी, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन कहेंगे जिसको, बॉल एंड स्टिक इसको कहेंगे। ये स्टिक होगी, डंडी होगी, ये बॉल आ गई, बॉल और स्टिक आ गई। और तीसरी संरचना होती है जिसको मैं क्या कहूँगा, स्पेस फिलिंग, यानी इसके बीच में, ये वास्तव में जो आप मॉलिक्यूल लेते हैं ना चतुष्फल के, ये जो आपको गैप दिख रहा है, बंद जो दिख रहा है, ये स्पेस नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है, नहीं दिखता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। तो ये स्पेस फिलिंग आ गई। ये देखिएगा, गौर से देखिए, यहाँ पे इन कार्बन, ये सेंटर में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्पेस फिलिंग संरचना। जो बीच में गैप था, जगह को क्या कर दिया है, भर दिया है, तो स्पेस फिलिंग संरचना। तो ये कार्बन है, कार्बन की
कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने का तरीका। जो भी बंध आपके सामने होता है उसको अपन ठोस लाइन के द्वारा, मोटी लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो बंध आपके दूर होता है चतुष्फलक में, उसको अपन क्या करते हैं, डैश डैश लाइन के द्वारा करते हैं। जो एक ही तल में होते हैं, समान तल में होने वाले दो बंधों को अपन क्या करते हैं, सिंपल जो डैश होती है उस डैश के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारी क्या थी, कार्बनिक रसायन जो है उसमें कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करने का तरीका। 3D अरेंजमेंट में कह सकता हूँ, 3 वे में रसायन की जो बात करते हैं उसकी बात करते हैं। अब अपन लेते हैं यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण की बात करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। कार्बनिक यौगिक कहे, हाइड्रोकार्बन कहे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक ही है, सिंपलेस्ट कार्बनिक यौगिक है, जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध कार्बनिक यौगिक की बात करता हूँ तो हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके बाद में जो होते हैं क्या होते हैं, जो भी यौगिक होते हैं वो सब इसके व्युत्पन्न होते हैं, जिसमें विश्व परमाणु को एक क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है। उनकी हम बात करेंगे तो उनको अपन अगला जो लेक्चर रहेगा उस पर पढ़ेंगे। तो आज हम बस इतना ही करते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नए हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ रहिए। बहुत ही सिंपल वे से जैसी आप लोगों की डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाऊँगा। वीडियो लेक्चर नीट, जेई क्लास 11th और इसके साथ साथ जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में जो अभी मैं यहाँ पे टॉपिक जो ले रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। 11th का तो है ही है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जेई नीट के लिए इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई विभाजन नहीं होता है, कोई डिवीज़न नहीं होता है कि ये उसकी केमिस्ट्री है, ये उसकी केमिस्ट्री है। क्योंकि इसमें आपका जो वेटेज रहता है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में 55 क्वेश्चन जो रहते हैं 11th 12th का पैटर्न रहता है। 55 क्वेश्चन आपके रहते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के रहते हैं, और 20 क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है वो आपका होता है मास्टर डिग्री का रहता है। और जब आपकी बेसिक पूरी हो जाती है, 11th 12th पूरी हो जाती है, तो जो 55 क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं उसमें से 40 क्वेश्चन तो आप 11th 12th के बेस पे ही कर सकते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले जोर ये दे रहा हूँ कि आप बेसिक जो है 11th 12th वाले टॉपिक्स है उनको बेसिक को आप करिएगा। आफ्टर देन जो हमारा लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इसमें। तो आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।